हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम कृतिका भाग 1 का चैप्टर 2 जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। इनके परिवार में उनके साथ साथ जो औरतें रहीं उनके बारे में, जैसे उनकी नानी, परदादी, माँ, उसके साथ उसकी बहनें, ये जितनी भी औरतें रही उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसके साथ उनके रिश्ते कैसे रहे या उनके साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, ये सभी बातें मृदुला गर्ग जी ने हमें बताई हैं। इन्होंने चैप्टर को बहुत बड़ा लिखा था, लेकिन इनका एक अंश ही हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जब हम इस तरह के पाठ पढ़ते हैं तो ये आधे अधूरे रह जाते हैं, कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म यह हमें पता नहीं चलता। लेकिन यह जो पाठ है मेरे संग की औरतें, यह उन्होंने अपनी नानी के साथ शुरू किया है। इस पाठ में बहुत सी औरतें हैं जिन और एक भाई भी है इनका। इनमें उनके साथ कैसा रिश्ता रहा, ये सब कुछ बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत सहस्रमंड लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। सहस्रमंड क्या होता है? सहस्रमंड किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन सहस्रमंड कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं किसी व्यक्ति वस्तु का मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करना क्या होता है? सहस्रमंड कहलाता है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला, यानी कि उनके स्वभाव और व्यक्तित्व का वर्णन किया है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी, यानी कि वो पुराने विचारों वाली औरत थी। इनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शानो शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी। वे अपनी बेटी थी, जो उनकी बेटी कौन थी? मृदुला गर्ग की माँ अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी, यानी कि देशभक्त से, जो अपने देश से प्रेम करता हो उससे उसकी शादी करवाना चाहती थी। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी। जाहिर सी बात है, जो अपने देश से प्रेम करता है वहीं का पहनावा पहनेंगे, तो वो क्या करती थी? अब खादी की साड़ी पहनती थी। कैसी साड़ी पहनती थी? ये शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है, कैसी साड़ी पहनती थी? खादी की साड़ी पहना करती थी, जो उनके लिए असहनीय थी। असहनीय यानी कि उसे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पहननी पड़ती थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। वे घर, परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। भारतीय महिला कैसी होती हैं, भारतीय माँ कैसी होती हैं? अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन ऐसा कोई स्वभाव उसकी माँ का नहीं था। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। लीक से हटकर मतलब एक परंपरा जो चली आती है वर्षों से, उसी का अनुसरण करना। जैसे एक परंपरा चली आई, अगली पीढ़ी को ने भी उसी परंपरा का पालन किया, उससे अगली पीढ़ी ने भी उसी परंपरा का पालन किया। ऐसा कोई शौक लेखिका की परदादी को नहीं था। वो उससे हटकर अपने असूलों से चलने वाली महिला थी। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उसकी पतेहू को पहला बच्चा लड़की हो। पतेहू कौन थी? वो जो मृदुला गर्ग थी उनकी माँ, यानी कि पोते की बहू। पतेहू पोते की बहू। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए, हैरान रह गए। हक्के बक्के यानी कि हैरान रह गए, क्योंकि उस समय लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। क्या होता था कि लड़की चाहे 2 हो 4 हो, कितनी हो, लेकिन लड़का का होना जरूरी माना जाता था। तो सब लोग क्या है, हक्के बक्के रह गए। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था। अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई। सेंध लगाई क्या होता है? जो दीवार होती है उसके अंदर, दीवार के अंदर होल करके चोर घर में एंट्री करता है।
उसे सेंध बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा दीवार को गिरा के वहाँ से रास्ता बना के अंदर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेंध बोलते हैं। और उसी कमरे में घुस आया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए। यानी कि उन्होंने भावात्मक रूप से बांध लिया, चोर को भावात्मक रूप से बांध लिया। अपना झूठा पानी पिला के उसको कहा कि अब हम माँ बेटा हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। यानी कि चोर को भी उन्होंने भावात्मक रूप से बांध लिया कि हम माँ बेटा हो गए हैं, अब तुम्हारी मर्जी कि तुम अच्छा काम करो या बुरा काम करो। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वो एक लड़की है। पहली लड़की जिनके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजुला भक्त थी। अब धीरे धीरे करके सभी औरतों के नाम आते हैं, ये हमें याद रखने हैं। ये पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो पहली लड़की कौन थी, मंजुला भक्त। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग थी। इनके घर का नाम क्या था, उमा। तीसरी बहन का नाम चित्रा और इसके बाद रेणु, अचला नाम की बहनें थी। इन 5 बहनों के बाद एक भाई था जिसका नाम था राजीव। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। लेखिका थी जो उसका भाई था वो किस में लिखता था, हिंदी में, और अचला अंग्रेजी में लिखती थी। रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तरबतर होकर घर आती थी। उनके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। सामंतवादी क्या होता है, शासन करना, किसी के अधीन कार्य करना। वो ये जो गाड़ी थी, जो सुख सुविधाएं थी, इनके अधीन नहीं होना चाहती थी। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उनके शिष्यों से उसके अंक कम आते थे। यानी कि जो जिन्हें वो पढ़ाती थी उनके अधिक अंक आते थे और उसके स्वयं के कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक ही नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी हुई। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था। यानी कि वो भी एक लेखिका थी। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किया। यानी कि उन्होंने वहाँ पर नाटक में भी भाग लिया। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला जहाँ पर पढ़कर बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला मिल गया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वह अपने प्रयासों में कभी असफल नहीं हो सकती। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा अतः वह स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और जब स्कूल पहुंची तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वह 2 मील पैदल चलकर वापस घर लौट आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। लेखिका कहती है कि कितना मजा आया होगा उस दिन रेणु को कि वो पानी से भरे हुए शहर में अकेली चलती आ रही थी, और अकेलेपन का मजा भी कुछ और ही होता है। इसमें लेखिका कहती है कि औरतें अकेले कोई काम करे तो उसका भी मज़ा एक अलग ही होता है। अपने निर्णय से अपनी ज़िंदगी जीने में भी एक अलग ही मज़ा है। आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।